Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 28 November, in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is मियावाकी फॉरेस्ट. तो मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे. डॉक्टर अकीरा मियावाकी, बोटेनिशियन प्रोफेसर, इज द इन्वेंटर ऑफ दिस टेक्निक सिंस 1980. जो डॉक्टर अकीरा मियावाकी है, बोटेनिशियन प्रोफेसर, वो इन्वेंटर है इस टेक्निक के सिंस 1980 से. He is a recipient of the 2006 Blue Planet Prize, which is the equivalent of Nobel Prize in Ecology. वो recipient है 2006 के Blue Planet Prize के, जो कि equivalent है Nobel Prize in Ecology के. The approach is supposed to ensure that plant growth is 10 times faster and the resulting plantation is 30 times denser than usual. ये जो अप्रोच था मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक में, उसमें सपोज किया जा रहा था कि जो प्लांट का ग्रोथ होगा वो 10 टाइम फास्टर होगा और रिजल्टिंग प्लांटेशन जो है वो 30 टाइम डेंसर होगा यूजुअल कंपैरिजन में. It involved planting dozen of native species in the same area and become maintenance free up to the first 3 years. इसमें क्या था, तो प्लांट किया जा रहा था डजन ऑफ नेटिव स्पीसीज को सेम एरिया पे और वो मेंटेनेंस फ्री हो जा रहे थे आफ्टर फर्स्ट 3 ईयर के बाद ही. टेक्निक क्या था, द मेथड टेक इज इंस्पिरेशन डायरेक्टली फ्रॉम प्रोसेस एंड डाइवर्सिटी इन नेचर. 15 to 30 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड ट्रब्स आर प्लांटेड टुगेदर. ये जो मेथड था वो इंस्पिरेशन डायरेक्टली लिया था जो प्रोसेस था डाइवर्सिटी एंड नेचर का, उससे 15 से 30 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ट्रीज व ट्रब्स को प्लांट किया जाता है एक साथ. This plant community work very well together and is perfectly adapted to local weather condition. ये जो प्लांट कम्युनिटी है वो एक साथ काफी अच्छे से काम करता है, परफेक्टली अडेप्ट कर लेता है लोकल वेदर कंडीशन को. द हैबिटेट दस क्रिएटेड विल गेट मोर कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम एंड अट्रैक्ट मच बायोडाइवर्सिटी. और ये जो हैबिटेट होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होते जाता है समय के साथ और अट्रैक्ट करता है बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी को. अब हम प्लांट कर रहे हैं बहुत सारे ट्रीज और सब्स को एक साथ, तो जेन्युइन सी बात है कि जो बायोडाइवर्सिटी होगा वो भी अलग अलग टाइप को अट्रैक्ट करने में काफी फायदेमंद होगा. Vegetation become much denser than conventional plantation and it has the structure of a mature natural forest. It is multi-story structure where different level of vegetation appear. जो vegetation जो है वो भी काफी denser होता है conventional platform पे, और ये जो है स्ट्रक्चर काफी mature हो जाता है natural forest के comparison में. ये एक multi-story structure होता है जहाँ पे different level of vegetation appear होता है. अब हम लोगों ने अलग अलग टाइप के ट्रीज और shrubs को प्लांट किए हैं, तो जेन्युइन सी बात है ये multi-story होगा, किसी का हाइट ज्यादा होगा किसी का कम होगा, तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर होगा और वो काफी डेंस भी हो जाएगा. द फॉरेस्ट डज स्ट्रक्चर डिलीवर मैनी बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम सर्विस. और ये जो फॉरेस्ट जो कि स्ट्रक्चर किया गया है वो डिलीवर करता है बहुत सारे बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम सर्विस के रूप में. It would take about 200 years to let a forest recover on its own. With the Miyawaki method, a similar result is achieved in 20 years. 200 ईयर के अप्रॉक्स लग जाता है एक फॉरेस्ट को रिकवर करने में खुद से, जबकि अगर हम मियावाकी मेथड का यूज करें तो सिमिलर रिजल्ट हमको 20 ईयर्स के अंदर मिल जाएगा. तो यानी काफी टाइम बचेगा हमारा इस मेथड को यूज करने से. और जो अभी प्रेजेंट नीड है जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से मियावाकी मेथड काफी फायदेमंद सिद्ध होगा. वाई न्यूज में क्यों आया, जापान इंस्पायर्ड मियावाकी फॉरेस्ट एज इमर्जिंग एज ए पॉपुलर सॉल्यूशन टू रिस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट इन द कंट्री. और जापान इंस्पायर किया कि जो मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक है इमर्जिंग पॉपुलर सॉल्यूशन हो सकता है रिस्टोर करने में डिग्रेडेड हैबिटेट को उसके कंट्री पे. लचित बोरफुकन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लचित बोरफुकन है कौन. He was a commander in the अहोम किंगडम, वो कमांडर थे अहोम किंगडम में. He was known for his leadership in the 1671 Battle of Sarai Ghat that thwarted a drawn-out attempt of Mughal forces under the command of Ram Singh I to take over अहोम किंगडम. वो जो थे वो लीडरशिप कर रहे थे 1671 के बैटल ऑफ सराय घाट को, जिसने थ्वाल डाउन कर दिया था जो अटेम्प्ट था मुगल फोर्सेस का अंडर द कमांड ऑफ राम सिंह के, जो कि अहोम किंगडम को टेक ओवर करना चाहते थे, तो उनको इन्होंने हरा दिया था. द बैटल ऑफ सराय घाट वॉज फाउंड ऑन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र इन गुवाहाटी. जो बैटल था सराय घाट का वो लड़ा गया था बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र पे गुवाहाटी पे, तो कहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है. द नेशनल डिफेंस एकेडमी इवन सिंस 1999 हैज बीन कन्फरिंग द बेस्ट पासिंग आउट कैडेट विद द लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल. और जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो 1999 से ही जो बेस्ट पासिंग आउट कैडेट है उसको लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल से देते हैं. वाई न्यूज में क्यों आया, तो पीएम पे ट्रिब्यूट टू लचित बोरफुकन ऑन लचित दिवस. पीएम ने ट्रिब्यूट पे किया है लचित बोरफुकन को लचित दिवस पे. हम इसके बारे में बैकग्राउंड जान लें. ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द बैटल ऑफ सरायघाट 1671 when the Mughal attacked the Assamese forces through the river in Saraighat, many Assamese soldiers began losing their will to fight. It was Lachit clarion call to all the soldiers that made them fight till their last bullet, ultimately resulting in the defeat of Mughal.
जो लास्ट फेज था बैटल ऑफ सराय घाट का 1671 में, जब मुगल ने अटैक किया था असमीज फोर्सेस में थ्रू द रिवर इन सराय घाट, बहुत सारे असमीज होल्डर जो थे वो लूज कर गए थे अपने विल को लड़ाई से। ये लचित का ही विल पावर था जिसने सोल्जर को समझाया और उन्होंने फाइट किया अपने लास्ट ब्रेथ तक, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने मुगल को हरा दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो हम साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और साउ इज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड बाय द 8 मेंबर स्टेट ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसको स्पॉन्सर किया गया 8 मेंबर स्टेट के द्वारा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के। द 8 कंट्रीज आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये जो 8 कंट्रीज है वो कुछ इस प्रकार से है: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, Pakistan or Sri Lanka. India as the host and the largest country in the SAARC group bore the entire capital cost of setting up the university and also pays 50% of the operational cost. इंडिया एक होस्ट के तौर पर और वो लार्जेस्ट कंट्री था सार्क ग्रुप में, इसलिए उसने इंटायर कैपिटल कॉस्ट दिया जो सेटअप करने में खर्च हुआ यूनिवर्सिटी के, और वो पे कर रहा है 50% ऑपरेशनल कॉस्ट भी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का। जो साउ है वो अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट को प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम 8 सार्क कंट्रीज से, तो वो वहाँ के स्टूडेंट है और कॉन्टिनेंट को वो आए और वहाँ पे अटेंड करे। There is a country quota system for admission of student. Every year, SAU conduct admission test at multiple center in all 8 countries. और एक कंट्री कोटा सिस्टम है एडमिशन के लिए स्टूडेंट के लिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी पे, और हर एक साल जो साउ है वो कंडक्ट करता है एडमिशन टेस्ट जो कि मल्टीपल सेंटर पे ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑल 8 कंट्रीज के। The degree of the university is recognized by all 8 member nations of the SAARC according to an intergovernmental agreement signed by the foreign minister of the 8 member state. और ये जो डिग्री है यूनिवर्सिटी का इसको रिकॉग्नाइज किया गया ऑल द मेंबर नेशन ऑफ द SAARC कंट्री के द्वारा, जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो कि साइन किया गया था फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा 8 मेंबर स्टेट के द्वारा। इस कारण ये 8 कंट्री पे ये जो यूनिवर्सिटी का डिग्री है वो रिकॉग्नाइज है। न्यूज में क्यों आया? द दिल्ली बेस्ड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय all 8 SAARC nations had not had a president for over a year, while its executing council and governing board have not met for almost 2 and 3 years respectively. जो दिल्ली बेस्ड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है वो स्टैब्लिश जो कि ऑल 8 SAARC कंट्रीज के द्वारा किया गया था, उसका प्रेसिडेंट 1 साल से नहीं है, और जबकि जो इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड गवर्निंग बोर्ड है उसका मीटिंग ऑलमोस्ट 2 and 3 years से रेस्पेक्टिवली नहीं हुआ है। यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मीटिंग 2 साल से और गवर्निंग बोर्ड का 3 साल से। इंस्टीट्यूशन ऑन फेलियर, जो इंस्टीट्यूशन है वो फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। आफ्टर अ डिकेड ऑफ एक्सिस्टेंस द यूनिवर्सिटी हैज येट टू अपॉइंट ए नॉन इंडियन प्रेसिडेंट डिस्पाइट रूल स्टिपुलेटिंग एंड रोटेटिंग अमंग द मेंबर कंट्रीज। कि एक डिकेड हो गया एग्जिस्टेंस को इस यूनिवर्सिटी का, उसके बावजूद भी अभी तक कोई नॉन इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं किया गया है, जबकि जो रूल है उसमें रोटेशन की बात की गई है मेंबर कंट्रीज के अंदर, यानी ये जो 8 कंट्रीज उसमें रोटेट करेगा कि कौन कौन बनेंगे ये। At a time when Union government is trying to encourage international education in India, an existing international institution is facing a crisis of leadership. अब ऐसा समय जब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो इनकरेज करे इंटरनेशनल एजुकेशन को इंडिया पे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो क्राइसिस का सामना कर रहा है। A matter of reluctance, यहाँ मैटर क्या है तो रिलक्टेंस की। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट साइन बाय ऑल SAARC कंट्री द फर्स्ट प्रेसिडेंट शुड हैव बीन फ्रॉम इंडिया एंड देन रोटेटेड अमंग द अदर कंट्रीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो एग्रीमेंट साइन किया गया था SAARC कंट्रीज के द्वारा कि पहला प्रेसिडेंट इंडिया का होगा, उसके बाद रोटेशन होगा अदर कंट्रीज के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। सो नेक्स्ट प्रेसिडेंट शुड बी फ्रॉम मालदीव्स, इस कारण नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो मालदीव का होना चाहिए। बट ME हैज पुट एन एडवर्टाइजमेंट कॉलिंग ओनली फॉर इंडियन एप्लीकेंट बट देयर हैज बीन नो अपॉइंटमेंट आफ्टर 1 year। ME ने उसके बाद एडवर्टाइजमेंट किया था सिर्फ इंडियन एप्लीकेंट के लिए, और उसके बाद कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है 1 year के बाद। इसी कारण क्या है ये फेलियर की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो इसके प्रॉपर एक्शन लेके इसको सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। उमंग ऐप, अब हम उमंग ऐप पर बारे में जानेंगे कि क्यों आया, ये है क्या। Unified mobile application for new age governance. Umang is a India all-in-one single unified secure multi-channel multilingual multi-service mobile app
जो उमंग ऐप है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इंडिया का ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टीलिंगुअल मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है. इट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई इम्पैक्ट सर्विस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट. इसका मकसद है कि वो एक्सेस प्रोवाइड करे जो हाई इम्पैक्ट सर्विस है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर और स्टेट में, वहाँ सर्विस प्रोवाइड करे. इट्स वॉज डेवलप्ड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी. इसको डेवलप किया गया था नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के. द की पार्टनर ऑफ उमंग आर, जो की पार्टनर है उमंग के वो इस प्रकार है: एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. ये जो आपके है ये की पार्टनर है उमंग के. उमंग इंटरनेशनल वर्जन was launched for selected countries that include USA, UK, Canada, Australia, UAE, Netherlands, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो उमंग इंटरनेशनल वर्जन है वो लॉन्च किया गया किस कंट्रीज के लिए, तो USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE, नेदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. तो 9 कंट्रीज के लिए उमंग इंटरनेशनल वर्जन को लॉन्च किया गया है. It will help Indian international student, NRI and Indian tourists abroad to avail Government of India service anytime. ये जो है वो मदद करेगा इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट को, NRI को और इंडियन टूरिस्ट को जो कि अब्रॉड में है, कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस को अवेल कर सकता है किसी भी समय. It will also help in taking India to the world through Indian culture service available on Umang and create interest among foreign tourists to visit India. और ये मदद करेगा कि इंडिया का जो वर्ल्ड में इंडियन कल्चर सर्विस अवेलेबल है उमंग के माध्यम से उसको पॉपुलराइज करेगा और क्रिएट करेगा इंटरेस्ट फॉरेनर के बीच में कि वो विजिट करें इंडिया को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होयसाला लक्ष्मी देवी टेम्पल. तो इस टेम्पल के बारे में हम जानेंगे. Lakshmi Devi temple was built by the Hoysala in the year 1114 CE during the rule of King Vishnuvardhan. जो लक्ष्मी देवी टेम्पल था जिसको कि बिल्ड किया गया था होयसाला के द्वारा इन द ईयर 1114 CE पे, जो किंग थे उस समय विष्णुवर्धन थे, उनके समय पे इसको बनाया गया था लक्ष्मी देवी टेम्पल को. द बिल्डिंग मटेरियल इज क्लोरिथिक शीट्स मोस्ट कॉमनली नोन एज सॉफ्ट स्टोन. जो बिल्डिंग मटेरियल यूज किया था बिल्ड करने के लिए होयसाला लक्ष्मी देवी टेम्पल को, वो आपका क्लोरिटिक शीट्स था जिसको कि हम कॉमनली सॉफ्ट स्टोन के नाम से भी जानते हैं. द टेम्पल डज नॉट स्टैंड ऑन ए जगती प्लेटफॉर्म, अ फीचर विच बिकम पॉपुलर इन लेटर होयसाला टेम्पल. ये जो टेम्पल था वो नहीं स्टैंड करा था जगती प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक कॉमन फीचर था, पॉपुलर था लेस होयसाला टेम्पल्स पे. The temple is Chatuskuta construction, 4 shrine and tower, and the tower are in a Kadamba Nagara style. जो टेम्पल था वो चतुष्कुटा कंस्ट्रक्शन था, यानी 4 श्राइन थे और टावर थे, और जो टावर था वो कदम्बा नगारा स्टाइल का था. The Mantapa is open and square. The region of the square plan is the presence of shrine on all 4 sides of the Mantapa. जो मंडप था वो ओपन और स्क्वायर था सॉरी, और जो रीजन था स्क्वायर प्लेन का, कि ताकि जो श्राइन्स है उसको चारों साइड में स्टेब्लिश किया जा सके. द मेन डिटी ऑफ द गॉडेस लक्ष्मी वेयर ऑल होयसाला टेम्पल आर डेडिकेटेड टू आइदर लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा एंड इन सम केस ऑफ जैन. जो मेन डिटी थे वो गॉडेस लक्ष्मी थी, जबकि ऑल होयसाला टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है आइदर लॉर्ड विष्णु को, लॉर्ड शिवा को, और कुछ केसेस में जैन को. ये आप इमेज देख सकते हैं लॉर्ड होयसाला जो विष्णु देवी टेम्पल है उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. अब ये आप वो इमेज देख सकते हैं. An archaeological survey of India monument and also among the monument proposed to the UNESCO World Heritage Site. जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मोन्यूमेंट है और ये अमोंग द मोन्यूमेंट है जिसको कि प्रपोज किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए. रिसेंटली होयसाला इरा आइडल ऑफ गॉडेस काली ऑफ द लक्ष्मी देवी टेम्पल एट टोडा गडावली कर्नाटका हैज बीन फाउंड डैमेज. अभी हाल ही में जो होयसाला इरा का आइडल था गॉडेस काली का लक्ष्मी देवी टेम्पल पे गोडावली कर्नाटका पे, उसको डैमेज फाउंड किया गया है. अब हम जानेंगे होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में. इट इज द बिल्डिंग स्टाइल डेवलप्ड अंडर द रूल ऑफ द होयसाला एंड इज मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथर्न कर्नाटका. ये बिल्डिंग स्टाइल है जो कि डेवलप किया गया था अंडर द रूल ऑफ होयसाला के और मोस्ट कॉमनली कॉन्सेंट्रेटेड है साउथर्न कर्नाटका पे ये स्टाइल पाया जाता है. होयसाला टेम्पल आर समटाइम्स कॉल्ड हाइब्रिड और वैसारा एज देयर यूनिक स्टाइल सीम्स नाइदर कंप्लीट द्रविड़ा नॉर नगारा बट समवेयर इन बिटवीन. जो होयसाला टेम्पल उसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं और वैसारा स्टाइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका यूनिक स्टाइल है जो कि ना ही पूरी तरीके से द्रविडियन है ना ही नगारा है, दोनों का मिश्रण है. They are easily distinguishable from other medieval temple by their highly original star-like ground plan
एंड ए प्रोफ्यूजन ऑफ डेकोरेटिव कार्विंग। उसको आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है अदर मेडाइवल टेम्पल से, जो उनका हाईली ओरिजिनल स्टाइल लाइक ग्राउंड प्लान है और प्रोफ्यूजन डेकोरेटिव कार्विंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेकोरेटिंग कार्विंग है। अब the temple, instead of consisting of a simple inner chamber with the pillar hall, contain multiple shrine group around a central pillar hall and laid out in the shape of an intricately designed star। जो टेम्पल है उसको वो इंस्टीड वो सिंपल इनर चैम्बर के जगह पिलर हॉल है जो कि कंटेन करता है बहुत सारे श्राइन को, जो कि एक ग्रुप में है अराउंड सेंट्रल पिलर हॉल के, और ये जो है एक शेप लेता है इंट्रिकेटली डिजाइन स्टार का। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टेम्पल इज दैट दे ग्रो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स विथ सो मेनी प्रोजेक्टिंग एंगल इमर्जिंग फ्रॉम द प्रीवियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर टेम्पल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इस टेम्पल का कि ये जो है ग्रो करता है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे, जो कि प्रोजेक्ट करता है एंगल को इमर्ज कर रहा है प्रीवियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर टेम्पल से। The plan of this temple start looking like a star and thus known as Shitlet plan। जो प्लान है इस टेम्पल का वो प्रतीत होता है स्टार के जैसा, इसलिए इसको जाना जाता है शिटलेट प्लान के तौर पे भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शहीदी दिवस। शहीदी दिवस इज दी मार्टियरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर द 9th गुरु ऑफ सिखिज्म। जो शहीदी दिवस है वो मार्टियरडम डे है गुरु तेग बहादुर का, जो कि 9th गुरु थे सिखिज्म के। He was publicly killed in 1675 on the order of Mughal Emperor Aurangzeb in Delhi for refusing to convert to Islam। उनको पब्लिकली किल कर दिया गया था 1675 में ऑर्डर में मुगल एम्परर औरंगजेब के दिल्ली पे, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो कन्वर्ट नहीं होंगे इस्लाम पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसने मारा था गुरु तेग बहादुर को, तो मुगल एम्परर औरंगजेब ने उनको किल करवाया था 1675 में। He was who sacrificed his life for the sake of people who did not even belong to his community। और ये वो थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ को पीपल के लिए, जबकि वो बिलोंग नहीं करते थे उस कम्युनिटी को। आनंदपुर साहिब, द फेमस हॉली सिटी एंड द ग्लोबल टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, वाज फाउंडेड बाय गुरु तेग बहादुर। और जो आनंदपुर साहिब है जो कि फेमस होली सिटी और ग्लोबल टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है फुट हिल्स ऑफ हिमालय पे, वो फाउंड किया गया था गुरु तेग बहादुर के द्वारा। तो पूछ सकता है कि आनंदपुर साहिब किसके द्वारा फाउंड किया गया था। गुरु हरगोविंद कृष्णली त्याग महल एज तेग बहादुर आफ्टर द लेटर शोड इमेंस करेज इन द बैटल ऑफ करतारपुर इन 1635 अगेंस्ट द मुगल। जो गुरु हरि गोविंद थे उन्होंने क्रिश्चियन किया था त्याग महल को, क्योंकि जो तेग बहादुर थे आफ्टर लेटर यानी तेग बहादुर ने शो किया था बहुत ज्यादा करेज बैटल ऑफ करतारपुर पर 1635 पे अगेंस्ट मुगल के। ही शोड द पार्ट ऑफ डिविनिटी टू हिज डिसिपल बाय टीचिंग देम टू ओवरकम ग्रीड, डिजायर, ईगो एंड पेन। उन्होंने शो किया था जो पार्ट था डिविनिटी का अपने डिसिपल को टीच करके कि वो किस तरीके से ओवरकम हो सकता है ग्रीड से, डिजायर से, ईगो से और पेन से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई वाज द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रिमेन डिफिशियंट दिस ईयर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। रेनफॉल ओवर द साउथर्न पेनिनसुलर रीजन हैज बीन डिफिशियंट सो फार। जो रेनफॉल है साउथर्न पेनिनसुलर रीजन का वो डिफिशियंट है अभी तक। रीजन क्या है? प्रिवेलेंट ला लीना कंडीशन अलोंग विथ अ लो प्रेशर बेल्ट दैट इज करेंटली लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन। जो प्रिवेलेंट है लाल नीना कंडीशन का और साथ साथ जो लो प्रेशर बेल्ट है जो कि करेंटली लाइक कर रहा है नॉर्थ में नॉर्मल पोजीशन के। द करेंट पोजीशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, और जो करेंट पोजीशन है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन का उसका भी प्रभाव पड़ा है। ला नीना, हम लाल नीना के बारे में अब जान ले। ला नीना स्पेनिश है लिटिल गर्ल इज एन एब्डोमिनल कूलिंग ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ द पैसिफिक ओशियन सरफेस वाटर। जो ला नीना है वो स्पेनिश है लिटिल गर्ल का, ये एक एबनॉर्मल कूलिंग होता है ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन का पैसिफिक ओशियन सरफेस वाटर पे। टुगेदर द एल नीनो एंड ला नीना फिनोमिनन आर टर्म एज एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन व एनशो। एक साथ एल नीनो और ला नीना फिनोमिना को हम एल नीनो बोल साउथर्न ऑसिलेशन एनशो कहते हैं। These are large scale ocean phenomenon which influence the global weather, wind, temperature and rainfall। ये एक लार्ज स्केल ओशियन फिनोमिना है जो आपका एनशो है, इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है ग्लोबल वेदर पे, विंड पे, टेम्परेचर पे और रेनफॉल पे। They have the ability to trigger extreme weather event like drought, flood, hot and cold condition globally। ये जो है इसका एबिलिटी है कि वो बढ़ा सकता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट को, जैसे कि ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, हॉट और कोल्ड कंडीशन हो गया ग्लोबली। Each cycle can last anywhere between 9 to 12 months as time extendable to 18 months and reoccur after every 3 to 5 year। और जो हर एक साइकिल है वो लास्ट करता है 9 से 12 मंथ तक और इसका टाइम जो वो एक्सटेंडेबल 18 मंथ तक हो सकता है और रीअकर करता है हमेशा 3 से 5 साल में। व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून? नॉर्थ ईस्ट मानसून है क्या?
occur during October to December and is a small scale monsoon compared to south west monsoon. जो नॉर्थ वेस्ट मानसून है वो ऑकर करता है ड्यूरिंग अक्टूबर से दिसंबर के समय पे, और ये स्मॉल स्केल मानसून होता है जब हम इसको अगर कंपेयर करें तो साउथ वेस्ट मानसून से। नॉर्थ वेस्ट मानसून क्या होता है, जब रिट्रीट करता है आपका मानसून तो उसी को बोलते हैं। अब इट इज सम कन्फाइंड टू साउथर्न पेनिनसुला, ये कन्फाइंड है साउथर्न पेनिनसुला पे। द रेनफॉल एसोसिएटेड विद नॉर्थ ईस्ट मानसून इज इंपॉर्टेंट फॉर तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, यनम, कोस्टल आंध्र प्रदेश, केरला, नॉर्थर्न इंटीरियर कर्नाटका, माहे एंड लक्षद्वीप। जो रेनफॉल जो कि एसोसिएटेड है नॉर्थ ईस्ट मानसून से वो काफी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु के लिए, पुदुचेरी के लिए, कराईकल, यानम, कोस्टल आंध्र प्रदेश, केरला, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, माहे एंड लक्षद्वीप के लिए। सम साउथ एशियन कंट्रीज सच एज मालदीव, श्रीलंका एंड म्यांमार टू रिकॉर्ड रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर। और कुछ साउथ एशियन कंट्री है जैसे कि मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, वहां पे भी रेनफॉल ऑब्जर्व किया जा सकता है ड्यूरिंग अक्टूबर से दिसंबर पे। ये आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट मानसून अक्टूबर से मार्च जो कि रिट्रीट कर रहा है आपके। अब लाल नीना लिंक विथ नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो लाल नीना का लिंक है नॉर्थ ईस्ट मानसून के साथ, अब हम ये देखेंगे। वाइल लाल नीना कंडीशन इनहेंस द रेनफॉल एसोसिएटेड विथ साउथ वेस्ट मानसून, इट हैज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द रेनफॉल एसोसिएटेड विथ नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो लाल नीना कंडीशन होता है वो इनहेंस करता है रेनफॉल जो कि एसोसिएटेड है साउथ वेस्ट मानसून से, लेकिन इसका क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है रेनफॉल पे नॉर्थ ईस्ट मानसून पे। यानी जब लाल नीना होगा तो साउथ वेस्ट मानसून पर तो फेवरेबल इंपैक्ट पड़ रहा है, अधिक रेनफॉल होगा, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट मानसून पे। ड्यूरिंग ला नीना ईयर द synoptic system, low pressure or cyclone form in the Bay of Bengal remain significant in the north of their normal position। और ला नीना ईयर पे क्या होता है, जो सिनोप्टिक सिस्टम होता है लो प्रेशर व साइक्लोन बन जाता है बे ऑफ बंगाल पे, और वो काफी सिग्निफिकेंट रहता है नॉर्थ पे नॉर्मल पोजीशन से। बिसाइड इंस्टेड ऑफ मूविंग वेस्टवर्ड दिस सिस्टम रिकर्व एज दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ देयर नॉर्मल पोजीशन, नॉट मच रेनफॉल ऑकर ओवर साउथर्न रीजन लाइक तमिलनाडु। और इंस्टेड ये वेस्ट वर्ड मूव करने की जगह ये सिस्टम क्या होता है, रिकर्व हो जाता है। इस कारण क्या होता है, जो नॉर्थ ऑफ देयर नॉर्मल पोजीशन है ज्यादा रेनफॉल वहां पे नहीं हो पाता है साउथर्न रीजन ऑफ तमिलनाडु पे। अब ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिकर्व हो जा रहा है। अब कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट लालीना का पड़ रहा है दिसंबर से फरवरी के मंथ में जो ये है। सो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसके हम बुलेट पॉइंट जान ले। तो सबसे पहले हम लोगों ने मियावाकी फॉरेस्ट पढ़ा, तो किसने इन्वेंट किया इस टेक्निक को, फिर कौन सा प्राइज उनको मिला है, अप्रोच क्या था इसका, टेक्निक के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में जाना और न्यूज में क्यों आया। देन हम लोगों ने किया लचित बोरफुकन, तो इसमें हम लोगों ने जाना कि वो है कौन, फिर उसके बाद कौन सा बैटल उनके द्वारा लड़ा गया था, न्यूज में क्यों आया, फिर उस बैटल का बैकग्राउंड जाना। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तो व्हाट इज दिस, उसके बाद कौन से 8 कंट्रीज है जो कि इसमें है, फिर फैक्ट रिगार्डिंग इट, फिर न्यूज में क्यों आया, फिर रीजन क्या फेलियर का इस इंस्टीट्यूट का, और जो मैटर ऑफ रिलक्टेंस है वो। देन हम लोगों ने किया उमंग ऐप, तो व्हाट इज उमंग ऐप, एम क्या है इस ऐप का, फिर कौन कौन इसके साथ पार्टनर है, उसके बाद किस कंट्री के लिए इसको लॉन्च किया गया, उस 9 कंट्री का नाम देखा हम लोगों ने, और ये किस प्रकार से मदद करेगा ये जाना। देन हम लोगों ने किया होयसाला लक्ष्मी देवी टेम्पल, तो इसमें हम लोगों ने जाना कि कब इसको बिल्ड किया गया था और किस के अंदर, फिर बिल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज किया गया था, फिर फैक्ट्स जाना रिगार्डिंग टेम्पल के बारे में, फिर होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर को भी देखा और उसके फीचर्स को जाना। देन हम लोगों ने किया शहीदी दिवस, तो ऑन हुज मार्टिरडम इट वाज ऑब्जर्व, किसके मार्टिरडम में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, और जो फैक्ट था रिगार्डिंग शहीदी दिवस वो कंसीडर किया। और हमारा लास्ट टॉपिक था व्हाई हैज द नॉर्थ ईस्ट मानसून रिमेन डिफिशिएंट दिस ईयर, तो इसमें हम लोगों ने रीजन देखा इसका, फिर ला नीना के बारे में जाना, नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में जाना, फिर ला नीना का क्या लिंक है नॉर्थ ईस्ट मानसून के साथ उसको कंसीडर किया। That's all for daily current affairs session. If you like our video, then subscribe our channel, like and share the video. These are our social media link. From here also, you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.